अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत देश के अलग अलग शहरों पर कहर बरपाने का सिलसिला जारी रखा। अमेरिका ने समंदर में तैनात अपने युद्धपोतों से एक ही झटके में दर्जनों मिसाइलें दाग दी, जबकि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से अंगारे बरसा दिए। और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में मचाई गई, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही तेहरान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर रहा है। वहां आसमान से लगातार गिर रही मिसाइलों को देख लोगों की जान हलक में आ गई। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से तेहरान का एक इलाका धूल और धुएं से ढक गया। हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। हमलों के दौरान एक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी बीच उसने कुछ ही दूरी पर एक भयंकर विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि वो व्यक्ति अंदर तक हिल गए। डर के मारे वो वहां से भाग खड़े हुए। तेहरान के दूसरे इलाकों से भी इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ चल रहे अपने हमलों में बिल्कुल भी ढील नहीं दी। अमेरिका की सेना ने तो समंदर से घातक टॉमाहॉक मिसाइलें दागने का एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में दिखा कि अमेरिकी युद्धपोत ने 1 मिनट के अंदर ही करीब 1 दर्जन मिसाइलें लॉन्च कर दी। खबर है कि टॉमाहॉक मिसाइलों को ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत से छोड़ा गया। ये मिसाइलें ईरान के किसी भी कोने में तबाही मचाने की ताकत रखती हैं, क्योंकि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई गई। यानी टॉमाहॉक मिसाइलें 1500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तहस नहस कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें विरोधी सेना के लिए काल माना जाता है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस हमले का जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसने अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डों को दहलाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। वो मिसाइलें ईरान में किस जगह से लॉन्च की गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने दुश्मन के कई अड्डों पर तबाही मचा दी, क्योंकि ईरान ने ताबड़तोड़ पलटवार करते हुए अमेरिका के उन ठिकानों पर बारूद की बारिश तेज कर दी जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई समेत कई देशों में खतरनाक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन बरसाए गए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहलाने की कार्रवाई और तेज कर दी। उसने वहां 8 देशों में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों पर विनाशकारी मिसाइलें फोड़ डाली। इन हमलों के लिए अलग अलग रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, यानी नजदीक के टारगेट को दहलाने के लिए कम दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें दागी गईं। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों पर हमले के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया। खबर है कि 700 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने के लिए शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, मतलब वो मिसाइलें जिनके जरिए इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हवाई हमले किए गए। ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो कम दूरी यानी 700 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टारगेट पर निशाना साधने में बेजोड़ मानी जाती हैं। इनमें फतह 313, जुल्फकार और क़याम जैसी मिसाइलें इनमें शामिल हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिका के कई ऐसे ठिकाने हैं जो ईरान की धरती से काफी ज्यादा दूरी पर भी हैं, 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। इनमें इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस भी शामिल है। उसके और ईरान के बीच करीब 1500 किलोमीटर लंबा फासला है। दावा है इजराइल और जॉर्डन में हमले के लिए ईरान की सेना ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की, यानी इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें दागी गईं। इससे बाहर के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाली कई मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें सेजिल, शहाब 3 और इमाद को सबसे खतरनाक बताया गया। दावा है कि ये मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकती हैं। और इस सब के बीच पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में लगातार तीसरे दिन भी ईरान के हमले जारी रहे। कतर, कुवैत, यूएई और बहरीन में भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि वहां अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के दौरान ईरान की कई मिसाइलें और ड्रोन रिहायशी इलाकों में जा गिरे। यूएई के रासल खैमा शहर में भी मिसाइल फटने से दहशत फैल गई। जिस इलाके में मिसाइल गिरी वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास के इलाके भी थर्रा उठे।
विस्फोट होते ही वहां आग का एक विशालकाय गोला बन गया। इस धमाके की वजह से लोग डर के मारे सहम गए। यूएई ने आरोप लगाया कि ईरान से दागी गई मिसाइल के फटने से वहां ब्लास्ट हुआ। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यह हवाई हमला यूएई के उत्तरी छोर पर मौजूद रासिल खैमा शहर पर किया गया। रासिल खैमा शहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है और ईरान की सीमा वहां से 100 किलोमीटर के ही आसपास है। हालांकि ईरान के हमलों ने सिर्फ यूएई में ही लोगों की धड़कनें नहीं बढ़ाई, बल्कि बहरीन में भी बारूद की बारिश की गई। वहां अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइलें दागी गईं और इस दौरान जोरदार धमाके किए गए। ईरान की मिसाइलों के फटने के बाद बहरीन में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर धूल और धुएं का बादल बन गया। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में अमेरिकी सैन्य अड्डा पूरी तरह तहस नहस हो गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया। पश्चिम एशिया के देश बहरीन चारों तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। उसके और ईरान के बीच करीब 220 किलोमीटर की ही दूरी है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिका का एयरबेस है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी बहरीन में ही मौजूद है। दावा है कि इसीलिए ईरान की फौज ने खास तौर पर बहरीन को निशाने पर लिया। और पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डों पर हमले के साथ साथ ईरान ने इजरायल के भी कई शहरों में तबाही मचाई। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने इजरायल के बेलशेबा शहर में मिसाइल हमला किया और उसकी वजह से वहां तबाही मच गई। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें बेलशेबा शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरी। इसके बाद वहां जोरदार धमाके हुए। वहां के एक इलाके में आसमान से मिसाइल गिरती दिखाई दी। जैसे ही वो मिसाइल नीचे गिरी, वहां धमाका हो गया। इस धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। मिसाइल हमले की वजह से उस इलाके की एक सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। एक गाड़ी उस गड्ढे के बाहर लटकी नजर आई। उस सड़क पर चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखर गया। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ईरान की तरफ से हुए इस हमले ने लोगों को खौफ से भर दिया। इसके अलावा वहां के एक दूसरे इलाके में भी मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता नजर आया। हमला होते ही उस इलाके में सायरन बजने शुरू हो गए। उनकी आवाज सुनकर लोग सतर्क हो गए और जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए। और बेलशेबा की तरह ही इजरायल की राजधानी यरूशलेम के कई हिस्सों में भी भीषण हमले हुए। इसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। ईरान ने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के एक प्रार्थना स्थल को निशाना बनाया। हमले के बाद उस जगह की सूरत ही बदल गई। वहां टूटी दीवारें और मलबा बिखरा नजर आया। जानकारी के मुताबिक उस जगह पर प्रार्थना के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक वहां सायरन बजने शुरू हो गए। इसके बाद कुछ लोग वहां से भाग गए, जबकि कुछ लोग उस प्रार्थना स्थल के नीचे बने एक बंकर में छिप गए। लोग यहां एकत्रित थे। जब सायरन बजा तो एक चेतावनी हुई और लोगों ने शेल्टर में जाके छुप लिया। इसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। उस प्रार्थना स्थल के साथ ही उसके नीचे बने बंकर भी तबाह हो गया। इसकी वजह से उस बंकर में छिपे सभी लोगों की जान चली गई। बताया गया उस प्रार्थना स्थल पर जो मिसाइल गिरी उस पर करीब 500 किलो विस्फोटक लगा हुआ था। इसकी वजह से वहां ऐसी तबाही मची कि उस प्रार्थना स्थल का नामो निशान मिट गया और उस बंकर के अंदर छिपे लोगों की तो पहचान तक नहीं हो पाई। इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले पर दुख जताया और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। और इस हमले के बाद ईरान की सेना की ब्रांच IRGC ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय पर भी हमला करने का दावा किया। IRGC के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही उन ठिकानों पर भी हमला किया गया जहां वायुसेना के कमांडर मौजूद थे। इन हमलों में खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि हमले के वक्त इजरायल के प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में मौजूद थे या नहीं, लेकिन IRGC ने दावा किया कि इन हमलों से इजरायल को भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के इन सभी दावों को खारिज कर दिया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ईरान की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हुई। हालांकि ईरान के हमलों को देखते हुए यरूशलेम के लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन लोगों को अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर ही रहने के निर्देश दिए गए। इधर ईरान ने यह दावा कर खलबली मचा दी कि अमेरिका और इजरायल ने उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल ने उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया। उसके बाद परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इमरजेंसी बैठक बुलाई और चेतावनी जारी की कि इस हमले के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया।
आईएईए के मुताबिक ईरान के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां यूरेनियम रखा जाता है और मौजूदा हमलों की वजह से वो सभी जगह खतरे में है। आशंका जताई गई कि वहां हमला हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है और कई बड़े शहरों को खाली करना पड़ सकता है। आईएईए ने यह चेतावनी इसलिए जारी की क्योंकि ईरान ने दावा किया कि इजरायल और अमेरिका ने उसके नतांज परमाणु ठिकाने पर हमला किया। नतांज परमाणु ठिकाना ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद है, जो राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर है। अमेरिका दावा करता रहा है कि ईरान इसी ठिकाने पर परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान इस दावे को बेबुनियाद बताता रहा है। आईएईए के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक रेडिएशन फैलने के खतरे को देखते हुए उन्होंने सभी परमाणु ठिकानों की निगरानी तेज कर दी। साथ ही उन्होंने ईरान में परमाणु कार्यक्रम चलाने वाले अधिकारियों से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इधर ओमान में तेल के जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ओमान में एक तेल के जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। बताया गया कि मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले इस जहाज पर बारूद से भरी एक नाव टकरा गई। इस हमले में जहाज पर मौजूद चालक दल में एक भारतीय की जान चली गई। ईरान में अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच वहां की राजधानी तेहरान में चीन का एक नागरिक भी हमले की चपेट में आ गया। चीन के विदेश मंत्रालय ने उनकी मौत की पुष्टि की। ईरान के हमलों में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। ईरान के हमलों में जख्मी हुए सैनिकों में 3 सैनिकों की जान जाने की पुष्टि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही कर दी थी। इसके बाद एक चौथे सैनिक की भी मौत होने की खबर आई। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरान की सेना के टॉप कमांडरों को मार गिराने के लिए अमेरिका और इजरायल ने महीनों तक इंतजार किया। दावा यह भी किया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जासूसों ने खामनेई और ईरान की सेना के अधिकारियों की हजारों घंटों तक जासूसी की थी। उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि खामनेई और ईरान की सेना के कमांडर कब और कहां एक साथ बैठक करेंगे। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों ने दावा किया कि CIA के जासूस कई महीनों से खामनेई को ट्रैक करने में जुटे थे। उनके घरों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी। दावा किया गया पिछले साल जून में इजरायल और अमेरिका के हमले से बचने के बाद खामनेई की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक खामनेई जमीन के अंदर बनाए गए एक ऐसे बंकर में रहते थे जहां तक पहुंचने में लिफ्ट को 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता था। मतलब खामनेई का बंकर जमीन के काफी नीचे मौजूद था और इसी वजह से उन्हें मार गिराना अमेरिका और इजरायल के लिए कोई आसान काम नहीं था। लेकिन दोनों ने यह तय कर रखा था कि वो किसी भी सूरत में खामनेई को नहीं छोड़ने वाले। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA के जासूसों ने कई महीनों तक उनकी जासूसी की। कई महीनों की जासूसी के बाद यह पता चला कि खामनेई तेहरान में 28 फरवरी को एक गुप्त बैठक में शामिल होंगे। CIA को इस बात की भी जानकारी मिली कि उस बैठक में ईरान की सेना के टॉप कमांडर भी मौजूद रहेंगे। मतलब इजरायल और अमेरिका को खामनेई के साथ उनके भरोसेमंद लोगों को एक झटके में मार गिराने के लिए जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें 28 फरवरी को मिल गया। दावा किया गया कि तेहरान में होने वाली खामनेई की बैठक की जानकारी तुरंत CIA के जासूसों ने इजरायल के साथ साझा की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खामनेई की बैठक जमीन के अंदर मौजूद एक बंकर में होने वाली थी। दावा किया गया इसी वजह से इजरायली सेना ने हमला करने के लिए अपनी ताकतवर मिसाइलें तैयार की। सूत्र बताते हैं कि हमले के लिए इजरायल ने रात होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत हमले का आदेश दे दिया। दिन के उजाले में 28 फरवरी को सुबह के वक्त इजरायल के लड़ाकू विमानों ने तेहरान में उस जगह पर हमले शुरू किए जहां खामनेई बैठक कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने आसमान से 30 से ज्यादा मिसाइलें गिराई थीं ताकि खामनेई और उस बैठक में शामिल ईरान की सेना के टॉप कमांडरों के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि इजरायली सेना के उस हमले में न सिर्फ खामनेई मारे गए बल्कि ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी भी एक झटके में खत्म हो गए। इजरायल के हमले में जिन लोगों की मौत हुई उनमें ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे और वहां की डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी शामिल हैं। उनके अलावा ईरान की सेना की ब्रांच IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपोर और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी भी हमले में मारे गए थे। इजरायल की सेना की तरफ से दावा किया गया कि उसके हमले में ईरान के मिलिट्री ब्यूरो के प्रमुख और वहां के खुफिया विभाग के प्रमुख के साथ ईरान के आधुनिक हथियारों के प्रोग्राम हेड भी मारे गए
और तो और इजरायली हमले में खामनेई की बेटी, दामाद और उनके पोते की भी जान चली गई। मतलब इजराइल ने एक झटके में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके परिवार और ईरान की सेना के टॉप कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया था। सूत्र बताते हैं खामनेई और उनके लोगों को इस बात की जरा भी आशंका नहीं थी कि उन पर दिन में हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका ने रात के अंधेरे में ही ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। उससे पहले अक्टूबर 2024 में भी इजराइल ने आधी रात के बाद ईरान पर हमला किया था, लेकिन इस बार इजराइल और अमेरिका ने पूरी रणनीति ही बदल दी। शनिवार की सुबह खामनेई के ठिकाने पर बमबारी की गई। सुबह यहूदी समुदाय के लोगों के लिए शनिवार को शबात का दिन कहा जाता है। इजराइल में यह दिन आराम का दिन होता है। सूत्रों ने दावा किया कि इसी वजह से ईरान को यह उम्मीद नहीं थी कि इजराइल शनिवार के दिन हमला करेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक खामनेई की सुरक्षा को देखते हुए जानबूझकर शनिवार के दिन को बैठक के लिए चुना गया था। इसी बात का फायदा इजराइल ने उठाया और तेहरान पर मिसाइलों की बारिश कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत की नींद सुला दी। इधर जंग के बीच दावा किया गया कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की भी मदद ली। बताया गया कि अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर पर निशाना साधने के लिए अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के खास एआई टूल क्लॉड का इस्तेमाल किया था और इसकी मदद से आयतुल्लाह अली खामनेई का खात्मा कर दिया। बताया गया कि अमेरिकी सेना ने खामनेई की लोकेशन तक पहुंचने में इसी एआई टूल की मदद ली थी और उसके बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर पर सटीक हमला किया था। दावा किया गया कि इस टूल ने अमेरिकी सेना को टारगेट सेट करने में मदद की। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना के पास ऐसी सैकड़ों लोकेशन थी जहां खामनेई की मौजूदगी की आशंका जताई गई। ऐसे में अमेरिकी सेना ने खामनेई की सटीक लोकेशन पता लगाने के लिए क्लॉड की मदद ली और इसी की मदद से ईरान की सेना पर भी निगरानी रखी गई। इसके अलावा इस एआई मॉडल की मदद से यह रणनीति भी बना ली गई कि अगर ईरान की सेना जवाबी हमला करती है तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि क्लॉड एआई ने हमले के बाद भी अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी सेना ने इस टूल की मदद से ईरान में की गई एयर स्ट्राइक से हुए नुकसान का भी आकलन किया ताकि दोबारा कार्रवाई की जरूरत हो तो उसके लिए जल्दी तैयारी की जा सके। और यह सब तब हुआ जब हमले से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्लॉड एआई को बैन करने का ऐलान किया था। खबर है कि बैन से कुछ दिन पहले अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमेडे को खास बातचीत के लिए बुलाया गया था। पेंटागन की तरफ से क्लॉड मॉडल को बिना किसी शर्त के सैन्य उपयोग में लाए जाने की मांग की गई। हालांकि एंथ्रोपिक के सीईओ ने इस मांग को खारिज कर दिया था। पूरी दुनिया के सामने इस क्लॉड एआई के सैन्य उपयोग की शर्तों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई बैठक बताया गया था। बैठक के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस बैठक के असफल होने का भी दावा कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो बैठक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए की गई थी। दावा किया गया कि उस बैठक के दौरान ही ईरान पर एआई की मदद से हमले की रणनीति तैयार की गई। इस हमले में उसी एआई मॉडल का इस्तेमाल किया गया जिस पर ट्रंप ने रोक लगाने का आदेश दिया था और इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। उधर अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों और बड़े बड़े जहाजों पर हमले शुरू कर दिए। यह समुद्री गलियारा काफी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया भर में तेल का जितना भी व्यापार होता है उसका 20% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इस वजह से ईरान के वहां हमला करने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गईं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहे तेल से भरे जहाजों को निशाना बनाकर इस समस्या को और बढ़ा दिया। उसने उस इलाके में कुछ जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद एक जहाज से आग की भीषण लपटें उठनी शुरू हो गईं। कैप्टन साहब हो यार, कैप्टन चीफ इंजीनियर। भयंकर हमले में उस जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि वो कुछ ही देर में समंदर में डूब गया। हालांकि यह जानकारी नहीं मिल सकी कि इस घटना में कितने लोग मारे गए और वो जहाज किस देश का था, लेकिन ईरान ने इसी तरह कई दूसरे जहाजों को भी अपना निशाना बनाया। उसकी सेना ने पहले ही धमकी दे दी थी कि वो दूसरे देशों और खासकर अमेरिका और इजराइल के जहाजों को
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरने की इजाजत नहीं देगी। यही नहीं, ईरान के समर्थक माने जाने वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने उसका साथ देते हुए बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने धमकी दी कि वो अमेरिका और इजराइल के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। यमन के हूथी लड़ाके लाल सागर में पड़ने वाली अदन की खाड़ी में आए दिन लूटपाट और हमलों को अंजाम देते हैं। अदन की खाड़ी का रास्ता यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जिससे अमेरिका समेत कई देशों के जहाज गुजरते हैं। और माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमला कर ईरान वहां दहशत का माहौल बनाना चाहता है। आशंका जताई गई कि ईरान की मंशा इस समुद्री गलियारे को पूरी तरह से रोक देने की है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया। ईरान के हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए कई इंश्योरेंस कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। युद्ध के बड़े खतरे को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस का कवर देने से ही इनकार कर दिया। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ऐसे हालात में तेल से भरे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरे तो उन्हें इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि तेल से भरे समुद्री जहाजों के लिए इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी है, ताकि अगर जहाज में आग लग जाए, धमाका हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई हो सके। इसके तहत जहाज से भरे कच्चे तेल का बीमा होता है, ताकि नुकसान की स्थिति में मुआवजा मिल सके। लेकिन तेल से भरे जहाजों पर ईरान के हमलों के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते न निकाला जाए। उन्होंने सलाह दी कि भीषण जंग को देखते हुए जहाजों को सुएज नहर के रास्ते निकाला जाए। लाल सागर का उत्तरी छोर सुएज नहर से मिलता है, जो समुद्र के रास्ते एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया आने जाने का शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन वो रास्ता काफी लंबा हो जाता है। ऐसे में आशंका जताई गई कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो तेल से भरे जहाजों को दूसरे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, यानी उनका खर्च बढ़ जाएगा। फिर उसकी वजह से तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच सकती हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले और फिर ईरान के जवाबी हमले के बाद कई जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दूरी बनानी शुरू कर दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर उनसे चर्चा की और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन के शासक हमाद बिन ईसा अल खलीफा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की। उन दोनों नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और उनके देश पर हुए हमले की निंदा की। ईरान के हमलों को देखते हुए यूएई के अबुधाबी में मौजूद इकलौते मंदिर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। वहां के प्रशासन के मुताबिक 9 मार्च तक इस मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री नहीं होगी। उधर कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर आई। एक F-15 जेट के तो क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हवा में उड़ रहे F-15 जेट से अचानक आग की लपटें उठती दिखी। इसके बाद फाइटर जेट से पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया। अचानक पायलट फाइटर जेट की सीट के साथ जेट से अलग होकर ऊपर की ओर उठता दिखा। तभी एक पैराशूट भी खुल गया, जिसकी मदद से पायलट की जान बच गई। दावा किया गया कि एक या दो नहीं बल्कि ऐसे 3 फाइटर जेट मिसाइल हमलों का टारगेट बने। 3 F-15 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर आते ही अमेरिकी फौज की फजीयत होने लगी। F-15 फाइटर जेट कोई मामूली जेट नहीं है, बल्कि चौथी पीढ़ी का बेहद खतरनाक फाइटर जेट है, जो कई मामलों में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी टक्कर देता है। अमेरिकी फौज 5वीं पीढ़ी के F-35 के अलावा चौथी पीढ़ी के F-15 जेट भी अब तक इस्तेमाल कर रही है। इसलिए एक ही दिन में 3 F-15 जेट क्रैश होने की खबर आते ही खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी जंग में एक ही दिन में अमेरिका ने अपने 3 फाइटर जेट एक साथ नहीं खोए थे। हालांकि अमेरिकी फौज ने इस पर बयान जारी करने में देर नहीं की। अमेरिका ने 3 फाइटर जेट क्रैश होने की बात तो मान ली, लेकिन इसके पीछे ईरान के मिसाइल हमले को वजह नहीं बताया, बल्कि उसने दावा किया कि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम से चली हुई मिसाइलों ने ही F-15 जेट गिरा दिए। यानी कुवैत में लगाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को ही इंटरसेप्ट कर लिया, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम से चली मिसाइलों ने F-15 फाइटर जेट को टारगेट बना लिया और जान बचाने के लिए पायलटों को फाइटर जेट से इजेक्ट होना पड़ा। यानी कुवैत ने अपनी ही सुरक्षा में तैनात फाइटर जेट को गिरा दिया, ऐसा दावा किया गया, जिसे अमेरिका ने एक फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बताया। इधर ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर शाहिद ड्रोन से हमला कर दिया। यह एक आत्मघाती ड्रोन हमला था।
आत्मघाती ड्रोन है ये, शायद मतलब ये टारगेट से टकराकर खुद को किसी बम की तरह उड़ा लेता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस ने भी कई मौकों पर ईरान के इस आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया था, आपको याद होगा, और यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। और अमेरिका के भीषण हमलों के बाद ईरान ने उससे बदला लेने के लिए अपने आत्मघाती शाहिद ड्रोन की झड़ी लगा दी। ईरान ने सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर शाहिद ड्रोन से खौफनाक हमला कर दिया। रिफाइनरी पर शाहिद ड्रोन के फटते ही जोरदार धमाका हुआ, काफी ऊंचाई तक काला धुआं उठता नजर आया। इस खौफनाक हमले की वजह से रिफाइनरी और उसके आसपास का बड़ा इलाका दहल उठा। इसके बाद वहां काम करने वाले मजदूर अपनी जान बचाने के लिए रिफाइनरी से दूर भागते दिखे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 400 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी के पास रश तनुरा इलाके में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी मौजूद है। यह रिफाइनरी रोजाना 5 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल बनाती है। वहां से कच्चा तेल अमेरिका, एशिया और यूरोप समेत कई देशों को भेजा जाता है। और वहीं ईरान ने अपने सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन शाहिद को भेजा और वो वहां किसी बम की तरह फट गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमले के बाद एहतियात के तौर पर तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया और बताया गया कि ईरान ने सिर्फ एक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर वहां अपने आत्मघाती ड्रोन भेजे। तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर हमले के बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने तेल रिफाइनरी की तरफ आने वाले कुछ ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया, जबकि ईरान के कुछ ड्रोन अपने निशाने तक पहुंचने में कामयाब हो गए और टारगेट पर पहुंचकर फट गए। वहां हमला करके ईरान ने एक बार फिर अपने खतरनाक आत्मघाती ड्रोन शाहिद की ताकत दिखा दी। इस हमले के बाद यह माना जा रहा है कि वो बड़े पैमाने पर अपने इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में कर सकता है, क्योंकि ईरान लंबे वक्त से शाहिद ड्रोन की बड़ी खेप तैयार करने में जुटा है। शायद एक आत्मघाती ड्रोन है, यह अपने टारगेट पर जाकर खुद ही धमाके के साथ उड़ जाता है, यानी किसी भी टारगेट पर उसके टकराते ही वहां जोरदार धमाका होता और सब कुछ तबाह हो जाता है। मतलब यह ठीक किसी आत्मघाती हमलावर की तरह काम करता है। इसकी खासियत यह है कि अपने दुश्मनों के बड़े से बड़े ठिकाने को किसी मिसाइल हमले से होने वाले नुकसान की तरह ही बड़ी चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि यह अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला करने के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह कम खर्चीला है, बेहद असरदार हथियार है। जहां बड़ी और ताकतवर मिसाइलों को तैयार करने में वक्त लगता है, खर्च भी ज्यादा लगता है, वहीं ईरान का आत्मघाती शाहिद ड्रोन बहुत ही कम कीमत और कम समय में बनाया जाता है। मतलब कम खर्च में तैयार होने वाला यह ड्रोन किसी भी बड़े ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, ऐसा दावा। आत्मघाती ड्रोन शायद कई घंटों तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है, यह बताया जाता है, और 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला यह ड्रोन 50 किलो से ज्यादा विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और किसी टारगेट से टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है और किसी भी रडार सिस्टम के लिए इस ड्रोन को आसानी से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बताया जाता है ईरान के पास खुफिया जानकारी जुटाने से लेकर हमला करने, हथियार ले जाने वाले 10 से ज्यादा तरह के ड्रोन मौजूद हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर शाहिद ड्रोन माना जाता है। और ईरान पहले कम कीमत वाले ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में जुटा है, ताकि कम खर्च में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और यह माना जा रहा है कि अमेरिका को लंबे वक्त तक फंसाए रखने के लिए ईरान ने अपनी रणनीति इसी तरह तैयार की है। यह पहला मौका नहीं है जब ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया हो। पिछले कुछ साल से रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग में भी भारी मात्रा में आत्मघाती ड्रोन शाहिद इस्तेमाल किया गया। रूस ने ईरान के इस ड्रोन के जरिए यूक्रेन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था और दुनिया को इस घातक ड्रोन की तब ताकत दिखी थी। उधर खबर है कि ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने में यूक्रेन पश्चिम एशिया के देशों की मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। जंग के दौरान यूक्रेन ने कई शाहिद ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। इसलिए इस जंग में अब ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की मदद ली जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि यूक्रेन के विशेषज्ञ ईरान के शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने में मदद करेंगे। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए बड़ी तादाद में ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल किया था और यूक्रेन ने भी कई बार उन ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। ऐसे में अब पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों को
यूक्रेन से मदद की उम्मीद जगी है। उन्हें भरोसा है अगर यूक्रेन के विशेषज्ञ उनकी मदद करें तो वो ईरान के शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और मार गिरा सकते हैं। इधर सऊदी अरब ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका को उकसाने का काम किया था। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने गुपचुप तरीके से ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काया था और इसी के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था। यानी द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इस युद्ध के लिए सऊदी अरब को भी कटघरे में खड़ा किया गया। सऊदी अरब और ईरान भले ही मुस्लिम देश हों, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लंबे वक्त से तनातनी रही है। सऊदी अरब दुनिया में खुद को सुन्नी मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करता है क्योंकि वहां की करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय की मानी जाती है, जबकि ईरान खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। उसके देश में 90% से ज्यादा लोग शिया समुदाय के हैं और दोनों देशों में टकराव के पीछे इसे बड़ी वजह माना जाता है। इसी बीच द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को युद्ध में धकेलने की योजना में सऊदी अरब का भी हाथ था। दावा तो यहां तक किया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन करके उकसाया था कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें, लेकिन सऊदी अरब ने इस तरह के दावों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। सऊदी अरब के मुताबिक उसने अमेरिका और ईरान से अपील की थी कि वो बातचीत के जरिए आपसी विवाद को सुलझाएं। उधर ईरान पर हमला करने के कुछ घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि साल 2020 और 2024 के चुनावों में, अमेरिका के चुनावों में ईरान ने हस्तक्षेप किया था, उन्हें हराने की कोशिश की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट की। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने साल 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनकी एक वेबसाइट हैक कर ली थी और उस वेबसाइट से कुछ खुफिया दस्तावेज चुरा लिए थे। ट्रंप ने दावा किया कि उन दस्तावेजों को चुनावों में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और यह भी ईरान पर किए गए हमले की एक बड़ी वजह उन्होंने बताया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने साल 2020 में भी और 2024 के चुनावों में भी ट्रंप को हराने की कोशिश की थी। साल 2024 में ट्रंप के चुनाव प्रचार का काम संभालने वाली टीम ने दावा किया था कि उसकी वेबसाइट हैक हो गई थी। हैकरों ने वेबसाइट से कुछ खुफिया दस्तावेज चुराकर पत्रकारों को भेज दिए थे। दावा किया गया था कि उनमें एक दस्तावेज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से भी जुड़ा था। उस वक्त ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम ने इसके पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया था। ट्रंप की टीम के मुताबिक ये दस्तावेज ट्रंप के खिलाफ चुनावी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बाद में ईरान के 3 हैकरों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। ईरान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने का न तो उसका कोई इरादा था, ना ही कोई मकसद था। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने सिर्फ साल 2024 के चुनावों में नहीं बल्कि 2020 में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। उस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के कई समर्थकों को धमकी भरी ईमेल आई थी। दावा किया गया था कि ईमेल में मतदाताओं को ट्रंप को ही वोट देने की धमकी दी गई थी। ये ईमेल प्राउड बॉयज नाम के एक दक्षिणपंथी समूह, कट्टरपंथी समूह की तरफ से आया था। आरोप लगाए गए कि धमकी भरी ईमेल के जरिए ट्रंप की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी कि ट्रंप को ही वोट दें, ऐसे कट्टरपंथी कह रहे हैं, इससे ट्रंप की छवि खराब हो। लोगों के मन में उनके खिलाफ डर पैदा करने की कोशिश की गई थी, यह दावा किया गया। हालांकि बाद में जब इन ईमेल की जांच की गई तो इसके तार ईरान से जुड़े, यह दावा है। इसके बाद ट्रंप ने आरोप लगाए कि ईरान ने राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर उन्हें हराने की कोशिश की थी। हालांकि इन आरोपों को लेकर ट्रंप की तरफ से कोई सबूत नहीं पेश किए गए थे, लेकिन ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे कि उनकी हार के पीछे ईरान का हाथ था और इसीलिए ईरान पर हमला करने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और दावा किया कि साल 2020 के चुनावों में हुई उनकी हार भी ईरान पर हमला करने की एक बड़ी वजह रही। इधर ईरान के हमलों के बाद ग्रीस ने साइप्रस की मदद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के हमलों के बाद साइप्रस की मदद के लिए ग्रीस ने हाथ आगे बढ़ाया। ग्रीस ने ऐलान किया कि वो साइप्रस की सुरक्षा के लिए 2 फ्रिगेट और 2 फाइटर जेट भेजेगा। साइप्रस में मौजूद ब्रिटिश एयरबेस पर एक ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद उस एयरबेस को खाली करवा लिया गया। खबर है कि ईरान की राजधानी तेहरान में रूसी दूतावास के पास मौजूद एक इमारत पर इजरायली सेना ने हमला किया। हालांकि इस हमले में रूसी दूतावास को नुकसान पहुंचा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने ईरान के उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने ईरान की दमनकारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डिएगो गार्सिया द्वीप के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पर भड़क गए। ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि ईरान पर हमले के लिए उन्होंने डिएगो गार्सिया द्वीप के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी और इसी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने कियर स्टारमर के इस फैसले को निराशाजनक बताया। डिएगो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा हिस्सा है जो हिंद महासागर में मौजूद है। डिएगो गार्सिया ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है। यह एयरबेस ईरान के दक्षिणी तट से 2400 मील दूर है, इसलिए यह ईरानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। यही वजह रही कि अमेरिका इस द्वीप को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसके सीमित इस्तेमाल पर सहमति जता दी। इस दौरान उन्होंने खाड़ी देशों में रह रहे उनके नागरिकों के लिए चिंता जताई। साथ ही साफ कर दिया कि ईरान पर हो रहे हमलों में ब्रिटेन शामिल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। इधर इजरायल ने चेतावनी दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उसका नया टारगेट लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम होंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी दी और उनके मुताबिक इजरायल की सेना लेबनान में मौजूद शिया समुदाय के बड़े नेता और हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम को निशाना बनाएगी। यह धमकी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों के बाद दी गई। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद लेबनान का यह चरमपंथी संगठन भी जंग में कूद गया था। उसने इजरायल की जमीन पर कई रॉकेट बरसाकर उसे भड़का दिया। हिजबुल्लाह ने उन हमलों को खामनेई की मौत का बदला बताया। इजरायल ने गाजा में हुए युद्ध के दौरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी हमले किए थे। हिजबुल्लाह को ईरान का बड़ा समर्थक माना जाता है। उसके बाद नवंबर 2024 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो गया था और इस युद्ध विराम के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बारूद बरसाया। इसी के बाद इजरायल ने धमकी दे दी कि उसका अगला निशाना इस चरमपंथी संगठन के चीफ नईम कासिम होंगे ताकि इस हिजबुल्लाह संगठन को तबाह किया जा सके। हिजबुल्लाह को पिछले कई दशकों से इजरायल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है और इजरायल की सेना ने दावा किया उसने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में जमीनी ऑपरेशन लॉन्च करने की भी तैयारी कर ली है। इसका मतलब हुआ कि जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है और इजरायल के सैनिक जमीन के रास्ते लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि लेबनान बिल्कुल बगल में है इजरायल के। इसके लिए इजरायल के कई टैंक लेबनान की सीमा के नजदीक पहुंचा दिए गए। उसके टैंकों का बेड़ा सीमा पर नजर आया। दावा किया गया कि जल्द ही इजरायल की सेना लेबनान में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर देगी। हालांकि वो पहले ही उस पर हवाई हमले शुरू कर चुकी है। इजरायल के लड़ाकू विमान लगातार पड़ोसी देश लेबनान के दक्षिणी इलाकों में बम बरसा रहे हैं। वो इलाके हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं। इजरायल ने इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किए। इस बीच दावा किया गया कि बेरूत में हुई एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के प्रमुख की मौत हो गई। इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि कर दी और इजरायल ने हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के बाद उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की। ईरान का सबसे बड़ा समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने पिछले महीने ही यह धमकी दे दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो भी चुप नहीं बैठेगा और उसने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर कई रॉकेट बरसा दिए। दावे के मुताबिक उसने इजरायल के हाइफा समेत कुछ दूसरे शहरों को निशाना बनाया। इन्हीं हमलों ने इजरायल को इतना भड़का दिया कि उसने ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उस पर जो रॉकेट बरसाए उन्हें आयन बीम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। दावे के मुताबिक इजरायल का आयन बीम एयर डिफेंस सिस्टम लेजर बेस्ड सिस्टम है और इसने हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके इस डिफेंस सिस्टम में लगा रेडार हमले के दौरान पहले ही रॉकेट या मिसाइल का पता लगा लेता है। इसके बाद हाई एनर्जी लेजर बीम से अपने टारगेट को तबाह कर देता है। और जंग छिड़ते ही लेबनान के कई हिस्सों में लोगों के बीच भागने की होड़ मच गई। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के हवाई हमलों के बाद ही उसने लेबनान के दक्षिणी इलाकों में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी
और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां खौफ का माहौल बन गया। लोग डर के मारे अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए निकल गए। इसके कारण लेबनान के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर सड़कें जाम हो गई, चारों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गई। इजराइल के हमलों ने लेबनान की राजधानी बेरूत के भी कुछ इलाकों की सूरत बिगाड़ दी। वहां की कई इमारतें भीषण आग की लपटों में घिरी नजर आईं। इसके अलावा कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने पहले ही लेबनान के कई इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे दी थी। इस बीच इजराइल के भीषण हमलों से घबराकर लेबनान की सरकार ने अपने देश में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर बैन लगा दिया। साथ ही हिजबुल्लाह को आदेश दिया कि वो अपने हथियार डाल दे। इसका मतलब हुआ कि लेबनान की सरकार ने खुद को हिजबुल्लाह से अलग दिखाने की कोशिश की, ताकि लेबनान हिजबुल्लाह की वजह से बर्बाद ना हो जाए और हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत लेबनान न चुकाए। माना जा रहा है कि वहां की सरकार का यह कदम इजराइल की सैन्य कार्रवाई को रोकने के मकसद से किया गया। उधर ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से दर्जनों फ्लाइटों के रद्द होने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सैकड़ों यात्री फंस गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने एयरलाइन कंपनियों पर समय से फ्लाइट की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। इसकी वजह से एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से एयरपोर्ट पर फंसे कई यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार करते नजर आए। किसी ने पूरी रात एयरपोर्ट में बिताई है तो कोई महंगे होटल्स में रूम लेने को विवश है तो कोई आज की रात गुरुद्वारे में बिताएगा। समय पर फ्लाइट नहीं मिलने और फ्लाइट रद्द होने की वजह से वहां मौजूद लोगों की परेशानी भी बढ़ती गई। उन लोगों ने एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं देने के आरोप लगाए। जहाँ आगे पता चला दुबई जाना था, 10 बजे आया था सुबह, तो इधर आके पता चला कि कैंसिल हो गई है। ये बता ही नहीं रहे कुछ रिफंड का। कुछ लोगों ने फ्लाइट के इंतजार में 20 घंटे से ज्यादा का वक्त एयरपोर्ट पर बिताने का दावा किया। उन्होंने बताया कि एक फ्लाइट रद्द होने पर उन्होंने दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक की, लेकिन वो भी रद्द हो गई। Manchester through Abu Dhabi. That was yesterday and it was cancelled. Then we received a notification about cancellation. We found another direct flight to Manchester. That was already cancelled. So I've been in the airport since about 20 hours so far. और यही हाल मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। वहां भी उड़ानों में देरी होने और फ्लाइट रद्द होने की वजह से कई यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। इधर ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से खाड़ी देशों में काम करने वाले करीब 90 लाख भारतीयों की मुश्किल बढ़ गई। फ्लाइट रद्द होने, हवाई मार्ग बंद होने की वजह से लोग एयरपोर्ट पर फंस गए। कई तो हालात को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की और उन्हें दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। ये लोग नौकरी करने के लिए इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरब गए थे। यूएई के दुबई और अबू धाबी में 43 लाख भारतीय मौजूद हैं, वहां काम करते हैं, बसे हुए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 27 लाख भारतीय काम करते हैं। ईरान में पढ़ाई करने गए 5000 भारतीय छात्र मुश्किल में पड़ गए हैं। ज़्यादातर कश्मीर के लोग हैं जो वहाँ पढ़ने गए हैं। जंग की वजह से कतर में 7 लाख भारतीय जो हैं उन पर भी मुश्किल मंडरा रही है। कुवैत में 13 लाख भारतीय रह रहे हैं। भारत सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे सभी भारतीयों को सावधानी बरतने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी। उधर पंजाब के मानसा जिले से हनीमून के लिए दुबई गया एक जोड़ा हमले की वजह से वहां फंस गया। उनके परिवार वालों ने सरकार से उन्हें जल्द भारत लाने की अपील की। मानसा के सरदुलगढ़ इलाके के रहने वाले गुरप्रीत सिंह और रुपिंदर कौर की 22 फरवरी को शादी हुई थी। दोनों 27 फरवरी को हनीमून के लिए दुबई गए थे। कुछ दिन बाद भारत लौटने वाले थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई। दुबई में ईरान के हमले के बाद सुरक्षा को देखते हुए वहां की सरकार ने उड़ानें रद्द कर दी और पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी रुपिंदर कौर वहीं फंस गए। 27 फरवरी को वो दोनों हनीमून के लिए दुबई गए थे और 3 मार्च को उनकी वापसी होनी थी। मानसा जिले के सरदुलगढ़ इलाके में मौजूद उनके परिवार वालों ने बताया कि वीडियो कॉल पर उनकी बातचीत हुई और उन दोनों ने अपने परिवार को दुबई में खुद के सुरक्षित होने की बात बताई। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। उनके परिवार वालों ने दुबई के मौजूदा हालात को देखते हुए चिंता जताई और उन्हें भारत लाने के लिए उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। और भारत की मिस इंडिया रनर अप मान्या सिंह भी दुबई में फंस गईं। मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही मान्या सिंह कुछ दिन पहले एक इवेंट के लिए दुबई गई थी। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने वहां के हालात के बारे में बताया
और दुबई में ईरान के हमले के दौरान उन्होंने वहां धमाके की खौफनाक आवाजें सुनने का दावा किया। जब अबू धाबी एयरपोर्ट पे थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि बट जब 4 से 5 ऐसे धमाकों की आवाज आने लगी विच वाज एक्चुअली हम सुन पा रहे थे एयरपोर्ट पे। उन्होंने बताया कि वो भारत आने के लिए यूएई की राजधानी अबू धाबी के एयरपोर्ट पर पहुंची, तभी उन्हें तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि यूएई के शहर शारजाह में वो जिस होटल में ठहरी थीं, वहां से 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा एंड देन बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था और एवरीबॉडी वाज स्क्रीमिंग। देयर वर 2 कपल्स जो व्हीलचेयर पे यूजुअली ट्रैवल करते हैं एयरलाइन में, तो दे वर इन दैट होटल एंड दे वर रियली स्कैर्ड। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने वहां के खौफनाक मंजर के बारे में बताया। मिस इंडिया 2020 की रनर अप रह चुकी मान्या सिंह एक इवेंट के लिए यूएई के शहर दुबई पहुंची थी, लेकिन ईरान के हमलों की वजह से वहां की सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए उड़ान रद्द कर दी और कई देशों के लोग यूएई के अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं और कुछ आना चाहते थे जो फंस गए। विमान रद्द होने के बाद दुबई में फंसे इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की अपील की। उन्होंने हमले के दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में वो हमले के बाद की तस्वीर दिखाते नजर आए। आप देखिए, अभी सामने बम गिरा है, वहाँ देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है, तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। वीडियो में एक इमारत की खिड़की से बाहर काला धुआं उठता दिखाई दिया। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट के पास भी धमाका होने का दावा किया। बताया गया कि पूर्व विधायक संजय शुक्ला एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शादी समारोह के बाद वो भारत नहीं लौट पाए। उन्होंने बताया कि हमलों की वजह से उन्होंने वहां फंसे लोगों की जान को खतरा बताया और उन्होंने हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से भारतीयों को दुबई से निकालने की मदद की गुहार लगाई। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से। वहां इस्फहान शहर के पास जबरदस्त धमाके होने की खबर है। बताया गया कि ये धमाके वहां मौजूद परमाणु ठिकाने के पास हुए हैं। इसके बाद पूरे इलाके में धुआं भर गया है। बड़ी खबर है, परमाणु ठिकाने के पास ये हमला होने की खबर आ रही है। धमाकों के बाद परमाणु ठिकाने से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ गया है। बताया गया जिस जगह पर ये धमाके हुए हैं वहां ईरान की सेना के भी कई ठिकाने मौजूद हैं। शैलेंद्र मांगू वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बताइए क्या खबर मिल रही है वहां से? देखिए किशोर, ये खबर ईरान के शहर इस्फहान से है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो वहां पर न्यूक्लियर साइट है उसके पास धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। और हालांकि वहां पर एयरबेस भी है ईरान का, जहां पर धुआं उठता दिखाई दिया। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है कि निशाने पर क्या था, लेकिन आपको ये याद दिलाते किशोर कि आज हमने सुबह IAEA की तरफ से एक स्टेटमेंट भी सुना था, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी इस इलाके में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पर संयम बरता जाए, ऐसे प्लांट्स को निशाना ना बनाया जाए। ये IAEA की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया था, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट इस्फहान से आ रही है उसको लेकर अब तक ये क्लियर नहीं है कि क्या कोई डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट को हुआ है या नहीं। हालांकि ये जरूर है कि जो पब्लिक वहां पर है, जो आई विटनेसिज्म की तरफ से कहा गया है कि ये धमाके की आवाज जो है ये बिल्कुल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल करीब से सुनाई दी गई। शुक्रिया शैलेंद्र आपका। उधर अमेरिका और इजरायल के हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में नई लीडरशिप को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि इस घटना के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व संकट के हालात पैदा हो गए। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर ईरान के अगले नेतृत्व पर टिक गई और नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक ईरान के संविधान के मुताबिक वहां एक लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया। उस परिषद के सदस्यों ने ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रजा आरफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया। उस लीडरशिप काउंसिल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के मुख्य न्यायाधीश और गार्डियन काउंसिल के एक सदस्य को शामिल किया गया और ईरान के संविधान के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक यही लीडरशिप काउंसिल नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगी। लेकिन ईरान के संविधान में उस काउंसिल को पूरे अधिकार नहीं दिए गए और ऐसे में आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद ईरान में एक मजबूत सुप्रीम लीडर की तलाश तेज हो गई, क्योंकि ईरान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी के लिए भी सत्ता की बागडोर संभालना आसान नहीं होगा। ईरान में नए सुप्रीम लीडर की रेस में 5 नामों के शामिल होने का दावा किया गया और उस लिस्ट में पहला नाम मुश्तबा खामनेई का है, जो आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं। इसके अलावा आयतुल्लाह अली रजा आराफी के भी रेस में शामिल होने का दावा किया गया। अली खामनेई की मौत के बाद उन्हें ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ईरान के खुफिया विभाग के प्रमुख अली असगर हिजाजी भी सुप्रीम लीडर की रेस में बताए गए। ईरान में प्रमुख धर्मगुरु हासिम हुसैन बुशहरी का नाम भी
सुप्रीम लीडर बनने की रेस में बताया गया। और विदेश मामलों में खामनेई के सलाहकार रह चुके अली अकबर विलायती का नाम भी इसमें शामिल है। दावों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में इन्हीं चेहरों में किसी एक को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। और ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने का अधिकार वहां की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बताई जाती है, यानी विशेषज्ञों की सभा के पास है। उस सभा में 80 सदस्य शामिल होते हैं जिनके पास नए सुप्रीम लीडर को चुनने का अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर को चुनने वाली इस सभा में शिया धर्मगुरु शामिल होते हैं। उन्हें हर 8 साल में चुनाव के जरिए चुना जाता है। इसकी उम्मीदवारी पेश करने वालों को गार्डियन काउंसिल की सहमति लेनी होती है। इसके सदस्य इतने ताकतवर होते हैं कि उनके पास सुप्रीम लीडर के चयन के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें पद से हटाने का भी अधिकार होता है। हालांकि ईरान के इतिहास में अभी तक किसी भी सुप्रीम लीडर को उनके पद से हटाया नहीं गया, लेकिन वो अधिकार होता है। उधर अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन के एक इमारत पर हवाई हमला कर दिया। दिन के वक्त हुए इस हमले में उस इमारत के आसपास मौजूद लोगों में दहशत मच गई, क्योंकि उस इमारत में आग की लपटें उठती नजर आईं। इसके अलावा काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिख रहा था। ईरान के इस हवाई हमले के वक्त उस बहुमंजिला इमारत के आसपास काफी लोग मौजूद थे। जैसे ही लोगों ने धमाके की आवाज सुनी वो दहल गए। देखते ही देखते वो इमारत आग की लपटों से गिर गई। इसकी वजह से इमारत के सामने वाली सड़क पर जैम भी लग गया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले के वक्त उस इमारत में कितने लोग मौजूद थे। और इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में एक और हमले ने वहां लोगों को दहला कर रख दिया। अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया और वहां मौजूद कुछ इमारतों पर ताकतवर मिसाइलें दाग दी। और इस मिसाइल हमले में वो इमारतें किसी खंडर में तब्दील हो गई। उनमें एक इमारत की छत और दीवारें टूटकर बिखर गईं। इतना ही नहीं, उसके सामने खड़ी कई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। तेहरान के रिहायशी इलाके में हुए इस भीषण मिसाइल हमले के बाद लोग भागते दौड़ते नजर आए। वहां दूर दूर तक सिर्फ कंक्रीट का मलबा बिखरा दिखाई दिया। इमारत के अलावा आसपास की कई दूसरी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए।